Okay, तो चलो, welcome all of you. In last lecture, we have seen some concepts of self-inductance and eddy currents, especially. Okay, we have seen a large number of applications of eddy currents in the last lecture, and a short description of what is self-inductance and what is self-induction actually. तो वो हमने डिस्कस किया था. So let us revise it once again. What is exactly the self-inductance and what is self-induction? Okay, and basically what is the difference between them? ये हमको अभी समझना है. देखो ठीक से सबसे पहली बात कि what is self-induction? Yes, self-induction is a phenomena in which the EMF will be produced in a coil due to the change in current in the same coil. Okay, I will repeat again. What is self-induction? It's the phenomena of production of induced EMF in a coil due to the change in current in the same coil. That is called as self-induction. Okay, take an example. सपोज एक एग्जांपल के तौर पे एक कॉइल हम कंसिडर करते हैं. ओके, ये मान लो एक कॉइल है हमारे पास. ओके, और अभी जैसा कि हम जानते हैं, ऑलरेडी हमने फैराडेज लॉ के अंदर देखा है और इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने देखा है कि अगर इस कॉइल के आसपास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है, चेंज होने के दो तीन तरीके हैं. या तो अगर वो नहीं है पहले और फिर बनता है, या तो ऑलरेडी है और वो गायब होता है. ठीक है, या तो फिर ऑलरेडी है लेकिन वो बढ़ता है, स्ट्रांग बनता है, या तो फिर ऑलरेडी है लेकिन वो वीक होता है, घटता है. तो ये सारे जो है ये सारे चेंज के एग्जांपल्स है. So whenever there is a change in the magnetic flux linked with this coil, there will be a production of induced EMF in this coil. Okay, तो इस कॉइल के अंदर induced EMF पैदा होगा जबकि इस कॉइल के अक्रॉस कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है. तो अभी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स अगर बढ़ता है तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए जो जिस डायरेक्शन में जरूरी है उस डायरेक्शन में यहाँ पे ईएमएफ का डायरेक्शन होगा. दैट इज अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ. वी ऑलरेडी सीन दैट. यस, सो नाउ इन दिस केस हियर वी कैन सी. अभी सपोज अभी यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं. ओके, लेकिन अगर सपोज हमने इस कॉइल को अगर किसी इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई के साथ जोड़ दिया. ओके, ये सप्लाई है और ये स्विच है. ओके, और ये सप्लाई को हमने जोड़ दिया इसको. ठीक है, बट अभी तक स्विच चालू नहीं किया है, तब तक मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं. नो मैग्नेटिक फील्ड इज देयर ऑलरेडी. ओके, एज सुन एज वी मेक दिस स्विच ऑन, व्हाट विल हैपन इज द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. And suppose that current goes on increasing in the circuit within a fraction of seconds. Okay, suppose the current increases from 0 to 25 ampere, but that increment is also not sudden, but that increment is actually step by step. We can see step by step. Suppose अभी पहले करंट कितना था, 0 एम्पियर था. करेक्ट है. फिर बाद में एक सेकंड के बाद अगर हम देखेंगे या एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद अगर देखेंगे तो करंट वुड हैव बीन इंक्रीज्ड अप टू 5 एम्पियर. ओके, देन इन द थर्ड स्टेप द करंट वुड बी इंक्रीज्ड टू 10 ampere suppose. Then the current will get increased to 15 ampere, and then again it will be 20 ampere, and finally it will become 25 ampere. That is the maximum value of that current. Okay, तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं आराम से कि the current goes on increasing continuously and in steps in this way. अभी इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होंगे, बट जस्ट आपको समझने के लिए मैं ये स्टेप्स के एग्जांपल दे रहा हूँ. देखो ठीक से, अभी अगर जब करंट 0 था तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, 0, नो डाउट. बट व्हेन दिस 5 एम्पियर करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस कॉइल, ओके, जब ये 5 एम्पियर का करंट यहाँ पे चालू हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सिंपल सी बात है कि एक छोटा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. करेक्ट है. एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है
वो इस कॉइल के अक्रॉस आएगा, क्योंकि ये 5 एम्पियर का करंट चालू हो गया है, ठीक है। बट ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक्ड होगा, वो भी इस करंट के साथ ही प्रोपोर्शन में होगा कि नहीं? अभी करंट ही इतना छोटा है, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो के कितना होगा? वो भी बहुत छोटा होगा, जरूर। ओके, लेकिन अगर जैसे ही 10 एम्पियर का करंट बनता है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो थोड़ा स्ट्रांग बन जाएगा। ये देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रांग बन गया। अभी जब 15 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, है कि नहीं? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इट विल जस्ट गेट इंक्रीज्ड लाइक दिस। So this is the magnetic flux now when this 15 ampere current is flowing through this circuit. Okay. The next is 20 ampere current. So when this 20 ampere current will be flowing in this circuit, the magnetic flux will just become more strong like this. So ये magnetic flux और ज़्यादा strong बन गया. And when this 25 ampere current will flow, so in that case, the magnetic flux will just become super strong like this. So in this way, in steps, the magnetic flux is also getting increased continuously. And when this magnetic flux increases, in this changing magnetic flux, this coil is actually already placed, right? तो ये कॉइल जो है वो ऐसे चेंज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रखा हुआ है। तो उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, क्योंकि फैराडेज लॉ क्या कहता है? Faraday's law simply tells us simply that whenever there is a change in magnetic flux, there is a production of induced EMF in the coil. तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है, उसका रीजन क्या भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे जो है ये इसी कॉइल में से फ्लो होने वाले करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रहा है, और करंट के बढ़ने की वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है। चाहे रीजन क्या भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट लॉ इज लॉ, लेकिन रूल इज रूल। तो रूल क्या कहता है कि whenever the coil is linked with the changing magnetic flux, there must be a production of induced EMF in this coil. तो अभी यहाँ पे इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकने के लिए जो इंड्यूस्ड EMF इस कॉइल के अंदर पैदा होगा, तो वो इस तरह से होगा जिसका पॉजिटिव इस तरफ और निगेटिव इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्यों, किसकी वजह से बढ़ रहा है? करंट की वजह से बढ़ रहा है। और करंट को बढ़ने से रोकने के लिए, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने से रोकने के लिए करंट को बढ़ने से रोकना पड़ेगा, और करंट को बढ़ने से रोकने के लिए ही यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस ऐसा एक इंड्यूस्ड EMF पैदा होता है, जिसकी वजह से ये सर्किट एक ऐसे दूसरे इक्विवेलेंट सर्किट के बराबर बन जाता है, जिसके अंदर ये जो बैटरी है, तो वो बैटरी यहाँ पे हमने, यह सेल हमने लगा के रखा है इधर इस कॉइल के अक्रॉस, एंड दिस कॉइल इटसेल्फ is actually acting as another cell whose EMF is just opposite to that. तो मतलब इसका अगर मान लो ये 10 वोल्ट का EMF है और ये भी 10 वोल्ट का EMF है, और ये दोनों को अगर हमने उल्टा अगर जोड़ दिया, अब ये EMF क्या करेगा? इस डायरेक्शन में करंट सेंड करने के लिए ट्राई करेगा, और ये EMF क्या करेगा? जरूर इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट सेंड करने के लिए ट्राई करेगा। लेकिन जबकि दोनों का EMF बराबर है, तो EMF सेम होने की वजह से क्या होगा? नो करंट विल पास थ्रू दिस सर्किट, सो करंट इज होल्ड फॉर सम टाइम whenever we switch on the circuit or switch on the current in a coil. Okay, इस कॉइल के अंदर जब भी हम करंट को स्विच ऑन करते हैं, तो करंट तुरंत चालू नहीं होता है, करंट थोड़े समय के लिए रुक जाता है, थोड़े समय के लिए होल्ड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे करंट चेंज होने लगता है, तो करंट के रेट ऑफ चेंज के हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स भी पैदा होता है, और वो भी चेंज होता है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड EMF भी पैदा होता है, जो कि इस EMF के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो इस EMF के अंदर से, मतलब इस कॉइल में से करंट फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करता है। कुछ समय तक करंट को होल्ड करके रखा जाता है, so that is the phenomena which is called as a self induction, you can see. So here the flux passing through this coil, or flux linked with this coil, will be denoted by phi, suppose, okay, and the instantaneous value of current flowing through this circuit will be denoted by I, suppose, okay. So obviously we can see already here that more current give rise to more flux, and that's why this phi is actually depend upon I, and that's why we can say that this phi is going to be equal to, is proportional to I. ये तो समझ सकते हो आराम से, phi is going to be proportional to I. So the flux produced here is directly proportional to the current flowing through that coil at any instant. Instant to instant current changes, and hence the flux also changes from instant to instant, and that's why
phi at any instant is proportional to the current at that particular instant. Okay, now just take this constant of proportionality here, which is denoted by L, and this L is actually called as the self-inductance. Okay, what is the self-inductance? The constant of proportionality between phi and I is called as self-inductance. Remember. So when we will understand this, we can just use it here in the Faraday's law. तो अगर इस इक्वेशन को अगर हमने Faraday's law के अंदर डाल दिया तो देखो क्या होगा, तो हमको मिलेगा E, that is the induced EMF produced in this coil, will be actually equal to minus of d phi by dt. That is only the Faraday's law. So if we just replace this phi by Li, then we can get this d by dt of L into I. So that L is a constant and it can be taken out. So we get this E is equal to minus of L into di by dt. So this is actually the relationship between the induced EMF and the rate of change of current in the coil. So remember, the induced EMF is equal to the self-inductance multiplied by rate of change of current in this coil. So from here only, we can just define this self-inductance to be simply equal to E upon di by dt, as we have already talked about in this last lecture, that the self-inductance can be defined as the EMF induced in the coil when the current in that coil is changing at the rate of 1 ampere per second. Or we can also call this self-inductance to be defined as the induced EMF produced in this coil per unit rate of change of current in this coil. Okay, so what should be the SI unit of this self-inductance? It should actually be, देखो इस E का यूनिट क्या होता है बताओ? E मतलब EMF ना, तो EMF is measured in volt and di by dt मतलब the rate of change of current with respect to time, मतलब current upon time ना, तो current upon time को क्या बोलेंगे? एम्पियर पर सेकेंड, करेक्ट है, जिसको हम लिख सकते हैं वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर. Okay, volt second per ampere, and this is actually denoted by Henry. Remember, and it is in the memory of the scientist Henry. So it is denoted like this by Henry. So ये पूरा जो है v वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, इतना बड़ा लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, उसको सिंपली हेनरी से एक्सप्रेस कर देंगे. So remember, the self inductance is expressed in Henry, and this Henry is also equivalent to, क्योंकि देखो वोल्टेज अपॉन करंट किसके साथ इक्विवेलेंट होता है? ओम. रेजिस्टेंस याद है ना, क्योंकि वोल्टेज इज द यूनिट ऑफ potential difference and current, a ampere is the unit of current. So potential difference upon current comes out to be the resistance, and resistance का unit होता है ohm. तो इसलिए Henry is also equivalent to ohm second. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो ठीक से. Henry is always equivalent to ohm seconds. भले उसका कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, but just Henry is equivalent to ohm seconds dimensionally. Dimensionally मतलब dimensions of resistance multiplied by dimensions of time gives us the dimensions of self inductance. ये एक सिंपल सी बात है जो तो याद रखनी है, कभी ना कभी काम में आएगी. छोड़ो, अभी इसमें देखो L जो है ये हमने देखा कि E अपॉन di by dt होता है, ठीक है, बट हाउ विल यू डिफाइन द 1 हेनरी? 1 हेनरी कैसे डिफाइन करेंगे? सो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी इज डिफाइंड एज, मतलब किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी है, ऐसा हम कभी बोलेंगे जब उसके अंदर 1 वोल्ट इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जब उसके अंदर करंट जो है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड रेट से चेंज हो रहा होगा. सो ओके, वी कैन से दैट 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड. ओके, so the self inductance of a coil is supposed to be 1 henry when the 1 volt of EMF is produced in that coil when the current in it changes at the rate of 1 ampere per second only. So this is the definition of 1 Henry. Remember. चलो ठीक है, ये पूरा जो समझाओ ठीक से, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो अभी भी. Yes, this is the reason why there is a sparking in the buttons, switches, whenever we switch on or switch off any devices or any instruments which contains coils like this. Okay, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन,
और इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, हीटर तुमने देखा होगा, उसके अंदर भी ऐसा ही कॉइल होता है। और जब उसको हम इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर प्लग करते हैं और जब स्विच ऑन करते हैं, तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो इस स्विच के अंदर स्पार्किंग होता है। देखे तुमने कभी? That sparking is due to this self-induced EMF produced in this coil here, which opposes the current for a fraction of seconds in the start. तो स्टार्टिंग में जब ये ऑपोजिशन होता है तो उस ऑपोजिशन की वजह से हमको यहाँ पे एक स्पार्किंग मिलता है। एंड इवन द सिमिलर स्पार्किंग कैन बी ऑब्जर्व व्हेन वी स्विच ऑफ दिस सर्किट। देखो जैसे हम ये करंट को स्विच ऑफ करेंगे, ये समझो स्विच ऑन ऑफ कर दिया, जैसे स्विच ऑफ किया तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल जस्ट गेट वैनिश्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो धीरे धीरे वैनिश होता जाएगा क्योंकि करंट बंद हो गया। बट व्हेन दिस मैग्नेटिक फील्ड विल स्टार्ट वैनिशिंग, व्हाट हैपेंस इज इट विल स्टार्ट चेंजिंग। इन शॉर्ट, वैनिश होना मतलब ये एक तरह से चेंज ही है ना। तो जैसे ही वो चेंज होना चालू करता है तो उस चेंज को अपोज करने के लिए फिर से एक बार इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। बट अभी ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा वो ऐसे डायरेक्शन में होगा जो इस करंट को मेंटेन करने के लिए ट्राई करेगा, कुछ समय के लिए करंट को मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है, करंट बंद होने की वजह से चेंज हो रहा है। सो इट विल नॉट अलाउ द करंट टू स्टॉप। Similarly, the current will be maintained for some time even after the switch is closed. तो स्विच बंद करने के बाद भी करंट को कंटिन्यू किया जाएगा। एंड वो कंटिन्यू किया जाएगा किसकी वजह से, इस ईएमएफ की वजह से, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, जिसका पोलैरिटी ऐसा होगा जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा जो सर्किट है, इट विल बिकम इक्विवेलेंट टू एन अनदर सर्किट इन विच अ बैटरी ऑफ 10 volt, suppose for example, is just connected to another battery whose negative is here and positive is like this and it is connected here. तो अभी ऐसा अगर 10 वोल्ट का बैटरी अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, there will be a 20 volt in the addition, ठीक है ना, in the total। तो यहाँ पे इस पूरे सर्किट के अंदर जो है ना वो 20 वोल्ट का ईएमएफ बनेगा and that 20 volt will be actually double of this EMF of the battery। तो इस सेल का जो EMF है उतना ही EMF ये कॉइल पैदा करता है इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज न होने के लिए। और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हमने ये स्विच ऑफ कर दिया तो तुरंत ये इसका खुद का EMF और इस कॉइल के अंदर जो EMF पैदा होगा, इंड्यूस्ड EMF, ये दोनों ऐड होके डबल बन जाता है। And that double potential difference will come across these two endpoints, and this potential difference will be sufficient to produce sparking in the in the small gap that which is produced here in this switch। तो इस स्विच के अंदर जो स्मॉल गैप तैयार होता है, जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं तो ये दो पॉइंट्स जो है वो दूर दूर जाते हैं। जब वो दूर दूर जा रहे होते हैं तो उसी समय यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है जो कि इस करंट को मेंटेन करता है। और उसको मेंटेन करने के लिए ये जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतने ही ईएमएफ का एक सेपरेट ईएमएफ जो है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे इस कॉइल के अंदर पैदा होता है जो कि इसके साथ मिलके डबल बनता है और उतना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आता है, उसकी वजह से स्पार्किंग होता है। स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के टाइम जो स्पार्किंग होता है दैट इज द एक्चुअली द बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ओनली। एंड हियर this is the expression for self inductance and this is the definition for Henry, which is a unit of SI unit of the self inductance। But normally millihenry or microhenry are the most frequently used units because Henry is somewhat bigger unit, remember। चलो ठीक है, so this is all about the self inductance। Now we will just see the work done in pressing the current I through this circuit in the coil। ठीक है। तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो उसकी वजह से ये करंट जो है वो बढ़ता जाएगा और करंट के बढ़ने की वजह से ये फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पे ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा जिसका पोलैरिटी इस ईएमएफ को, ओरिजिनल ईएमएफ को अपोज करने वाला रहेगा। और उसकी वजह से इस बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस पूरे कॉइल में से करंट सेटअप करने के लिए। ठीक है, अगर मान लो कि ये करंट जो है इट चेंजेस फ्रॉम, ये करंट का लाइन है सपोज, उसका इनिशियल वैल्यू है सपोज 0
the initial value of the current is 0, and suppose the final value of the current is going to be I naught. Okay, so current is changing from 0 to I naught, and suppose the instantaneous current here is going to be I. ठीक है, I इतना instantaneous current flow होता है for a very short interval of time, that is dt. okay, इस dt इतने टाइम के अंदर एक छोटा एक इंटरमीडिएट करंट फ्लो होता है I इतना, जो कि वेरिएबल है, वेरिएबल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स अप टू I naught. तो ये उसका मिनिमम वैल्यू है और वो उसका मैक्सिमम वैल्यू है. So when this current is flowing through this circuit, some work has to be done by this battery in order to set up this current I in this coil. क्योंकि इसको सिर्फ रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे इस कॉइल का रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ऐसा हमको अज्यूम करना है, ओम का रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, बट वॉट एवर रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ. इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो उसको ऑपोजिशन मिलता है, उस ऑपोजिशन को ओवरकम करके इसके अंदर करंट को सेटअप करना, उसके लिए जरूर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन यू हैव टू फाइंड आउट नाउ. सो in order to get that work done, we can use this simple formula, that what is the work done, or what is the work done in setting up the current I at a potential difference E for a time dt in the circuit. तो उसके लिए हमको पता है ऑलरेडी कि वर्क डन इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज गिवन बाय E I into dt. ये ऑलरेडी हमको पता है, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी देखा है, ठीक है ना. अगर नहीं पता है तो ये समझ के लो ठीक से कि the actually the EMF is defined as the work done to circulate a unit charge once around the whole circuit. करेक्ट है, ये तो पता होगा आपको. EMF is equal to work done to bring to circulate 1 coulomb charge once around the whole circuit. इससे हमको मिलता है work done is going to be equal to E into Q. करेक्ट है, और वर्क डन को हम इस तरह से लिख सकते हैं E into Q. Q मतलब क्या है यहाँ पे, चार्ज. If suppose this charge is replaced by current into time, then we can just write this as E into I into dt. That is the formula for small work done which is done in order to press a current I at a EMF E through the circuit in a time dt. Okay, तो इस सर्किट के अंदर I इतना करंट E इतने EMF पे dt इतने टाइम के लिए फ्लो करने में dw इतना वर्क डन होता है. तो ये वर्क डन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं आराम से. चलो ठीक है, दिस इज द वर्क डन. नाउ दिस इज द वर्क डन इन अ वेरी वेरी स्मॉल स्टेप ओनली, बट इन ऑर्डर टू प्रेस द करंट I naught हियर, ये I naught करंट तक पहुंचने के लिए हमको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्क डन करने पड़ेंगे, जो कि ऐसे छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर हमको निकालने पड़ेंगे. If we divide this whole interval into a large number of small intervals like this, each of time interval dt, then work done in each of these interval can be found out by using this formula, and we'll have to find out the total work done by just integrating this formula. Okay, इसको हमको integration करना होगा. So the total work done here can be obtained to be simply integration of E into I into dt between the limits 0 and I naught, where 0 is the minimum value of the current I and I naught is going to be the maximum value of this current, that is I. Okay, but as we already seen that the induced EMF in this coil is given by the formula E is equal to minus L into di by dt. Correct है? So if we just put it here, then we can get the total work done. Okay, but ये तो चलो induced EMF का formula है, but the applied EMF here will actually be the positive one. तो applied EMF के लिए formula क्या बनेगा? Simply same as the magnitude, but only the opposite in sign. That means L into di by dt. No doubt. So here it will be E is replaced by L into di by dt into I into dt. Correct है? So that in the next step we can see clearly that this dt will just get cancelled. ये dt जो है वो cancel हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या? तो देखो, this is from 0 to I naught. Don't forget that. So here we can get this 0 to I naught. This L is a constant, can be taken out. So देखो यहाँ पे L बाहर आ गया और अंदर में क्या बच रहा है यहाँ पे, फिर I into di. That's it. इतना ही बचा हुआ है अंदर, ठीक है ना. इंटीग्रेशन साइन के अंदर सिंपली L into इंटीग्रेशन ऑफ I into di बचा हुआ है. अभी जैसा कि हम जानते हैं, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x into dx? यस,
x का इंटीग्रेशन क्या बनता है, इट इज सिंपली एक्स स्क्वायर बाय 2, करेक्ट है, ये फॉर्मूला है। तो वही यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बताओ, it will be simply I square by 2, correct है। So if we use it here, then we can be able to write the next step, that is W is equal to L into integration of, sorry integration तो हमने निकाल लिया, which is going to become I square upon 2, okay। So this is the integration of this IDI, and that is also from 0 to I naught, okay। Now if we put this I naught here and 0 also here as a lower and upper limits, then we can be able to get this in the next step, that is I naught square upon 2 minus, here it is going to be 0 square upon 2, which is actually going to be, अभी 0 square upon 2 तो 0 बनता है, and I naught square by 2 minus 0 becomes I naught square by 2 only, and hence we can write this as L into simply I naught square upon 2, which can also be written as W is equal to half of L into I naught square, correct है। So this is actually the going to be the formula for finding this work done. So work done by the cell in pressing a current I naught in the coil of self inductance L is given by half of L into I naught square. Remember, this is the formula for work done. And इससे भी आगे जाके whatever amount of work is done in sending this current I naught in this coil will just get stored in the magnetic field around the coil as a potential energy, and that potential energy can also be found out by the same formula, that is U is equal to half of L into I naught square, okay। So this is the formula for potential energy that is stored in the coil when current I naught just starts flowing through it, okay। तो जब किसी कॉइल के अंदर I naught इतना करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी जमा है, हम क्या कहेंगे, हाफ L I naught स्क्वायर, इतना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर जमा है, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा, okay। And using this here we can also define the self inductance in another way। और एक तरीका है सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करने का, देखो ये L जो है, इस L को हम लिख सकते हैं आराम से, L इज इक्वल टू, तो यहाँ पे L को ये 2 इस तरफ डाल देंगे और I नॉट स्क्वायर नीचे डाल देंगे, तो उसको हमको मिलेगा 2W अपॉन, here it is going to be I naught square, correct है, in this way। So self inductance can actually be defined as double of the work done per unit current, through the coil। मतलब यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस है तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि एक यूनिट करंट मतलब 1 एम्पियर इतना करंट किसी कॉइल के अंदर भेजने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ता है, that work done will actually be defined as the self inductance of that coil। It's very simple, okay। I will repeat again, the self inductance, sorry, double of that, double of, so self inductance of any coil is defined as the double of work done in sending a unit current through that coil, simply। मतलब किसी भी कॉइल के अंदर 1 एम्पियर करंट सेंड करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसका डबल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस हुआ करता है, so it is that simple। And one more thing is that here we have come across another aspect from this formula, that is dimensional aspect। So dimensions of self inductance here is actually going to be the dimensions of work done upon dimensions of current square। और यूनिट के भाषा में बोलना चाहो तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और ये करंट का यूनिट होता है एम्पियर। सो जूल पर एम्पियर स्क्वायर इज आल्सो इक्विवेलेंट टू हेनरी, which is the SI unit of self inductance here, okay। तो सेल्फ इंडक्टेंस का SI यूनिट जूल पर एम्पियर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है, ये भी अच्छी तरह से याद करके रखो, ठीक है। ये पूरा समझाए ठीक से, अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो जरूर पूछो, चैट बॉक्स में डालो या तो फिर जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड जस्ट आस्क। यस, गेटिंग एवरी स्टेप।
ओके चलो ठीक है. So let us see the next concept which is related to this only. So basically we should be able to find out the self inductance of any instrument which is given to you. Okay, जो भी इंस्ट्रूमेंट तुमको दिया जाता है उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए तुमको आना चाहिए. जैसे हो सकता है कि कोई कॉइल हो, या हो सकता है कोई स्ट्रेट वायर हो, या हो सकता है कोई सोलेनॉइड हो, या हो सकता है टोरॉइड हो. इन सब का हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन देखा था लास्ट चैप्टर के अंदर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू मूविंग करंट्स की वजह से जो चैप्टर हमने किया उसके अंदर हमने देखा इफ देयर इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, स्ट्रेट कंडक्टर अगर हमारे पास है तो ये समझो स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके किसी भी एक आसपास वाले किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है निकाल सकते हो आराम से. The magnetic field will be given by B, which is equal to mu naught into I upon 2 pi A or R, where R is going to be the distance of that point from this magnetic field. Okay, तो अभी अगर सपोज अभी इस स्ट्रेट कंडक्टर का तो कोई एरिया तो होता नहीं है, so just forget about this straight conductor. Let us concentrate on the coil. Okay, coil of single turn, सर्कुलर कॉइल. ओके, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये सपोज सर्कुलर कॉइल है, उसका रेडियस मान लो r है, तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, याद है? इट इज सिंपली B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I अपॉन 2r. अगर आपको याद है तो magnetic induction due to a circular current carrying coil at its center is given by this formula B is equal to mu naught I upon 2r. Okay, so now how will you calculate its self inductance then? In order to calculate the self inductance, we will have to find out the flux linked with this coil due to this magnetic field. So what is the flux linked with this coil? If its radius is r, then its area will be pi r square, right? And hence we can get that flux is always equal to B into A. Correct hai? B into A, where B stands for magnetic induction and A stands for the area. So what will be the flux linked with this circular coil? It will actually be equal to B, that is mu naught I upon 2r, and that is to be multiplied with area, which is actually going to be pi r square. Correct hai? So this is pi r square. If we just cancel out this r from numerator and denominator, then what can we get in the next step is, so phi becomes actually equal to mu naught into pi into r into I upon 2 simply. करेक्ट है कि नहीं? तो ये हमारे को फॉर्मूला मिल रहा है phi के लिए. phi मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स and I means the current. But what is this constant of proportionality between this phi and I? Already we have seen just now that whenever there is some coil, then the phi, that is the flux in it, is just directly proportional to the current flowing through it, that is I. Correct hai? And in the next step only, we have introduced the concept of self-inductance and said that this phi can be written to be equal to L into I. So if we just compare both of these formulae here, then we can get phi is already on its place in the LHS. I is also there in this RHS, right? But the constant of proportionality or the between phi and I stands for the self-inductance, which is this bracket here. Correct है? ये पूरा जो bracket है वही यहाँ पे self inductance के जैसे काम कर रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं phi is going to be equal to L into I. ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो इससे क्या मिलता है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ वन टर्न विल बी एक्चुअली इक्वल टू म्यू नॉट इनटू पाई इनटू r upon 2. इट्स वेरी सिंपल. ओके, इट्स वेरी सिंपल लाइक दैट. तो इतना सिंपल है वो, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन अ रेडियस, ठीक है, एंड इट्स कांस्टेंट.
रेडियस मिल गया मतलब सेल्फ इंडक्टेंस मिल गया, नो डाउट। तो इट्स वेरी सिंपल। तो ये इस तरह से हम सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन ये किसके लिए अप्लाइड है? कॉइल के लिए अप्लाइड है जिसका टर्न नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n होते हैं तो उस केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड विल जस्ट गेट चेंज्ड, so the magnetic field will become n times, and because of that the flux linked with this magnetic field will also become n times। हर टर्न के साथ फ्लक्स लिंक्ड होगा, उसकी वजह से यहाँ पे 2 बार n आएगा। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इटसेल्फ, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे एक n आएगा। अगर n टर्न्स वाला कॉइल अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स इस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में भी आएगा, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स बनता है वो फ्लक्स हर कॉइल के साथ लिंक्ड होगा, और उसकी वजह से जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस होल कॉइल ऑफ n टर्न्स will actually be equal to n times of BA, where B contains n already, and hence this phi will become n square times। Okay, so यहाँ पे जो self inductance है for n turns coil will become n square into mu naught pi r upon 2। So this is for n turns coil। Okay, the coil of n turns will have the self inductance to be found like this। Okay, ये तो चलो हो गया कॉइल के लिए। ओके, कॉइल एक सिंगल कॉइल के लिए ये फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का काम करेगा, नो डाउट। लेकिन अगर हमको किसी सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस अगर निकालना है वो कैसे निकालेंगे? तो देखो, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सेल्फ इंडक्टेंस, दिख रहा है ना, ऑफ अ सोलेनॉइड। ओके, अभी सपोज एक सोलेनॉइड हमारे पास है, दिस इज द सोलेनॉइड, and we want to find out the self inductance of this solenoid। okay, अभी इस solenoid के बारे में हम कुछ चीजें जो है वो हम यहाँ पे मेंशन करके लेंगे कि suppose A is going to be the area of that solenoid, and suppose that capital N is going to be the number of turns of this solenoid, then again suppose small n is going to be the number of turns per unit length। okay, number of turns per unit length, दैट इज डिफरेंट है, ये अलग अलग कंसेप्ट है। नंबर ऑफ टर्न्स अलग होता है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अलग होता है। तो यहाँ पे एंड एल इज गोइंग टू बी एक्चुअली द लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड। ओके, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज गोइंग टू बी एल। ओके, along with all these things here we can just try to find out the magnetic induction which is produced at the center of this solenoid, which already we have done it in the last chapter। okay, magnetic field due to मूविंग करंट्स के अंदर हमने ये देखा है, मूविंग चार्जेस के अंदर हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड एट द सेंटर ऑफ दिस सोलेनॉइड ड्यू टू द करंट I flowing through it is given by the formula B is equal to mu naught into N into I। Here N stands for the number of turns per unit length, ये भी भूलो मत, that is also important here। चलो ठीक है, so here we have got this solenoid magnetic induction due to the solenoid to be equal to simply mu naught N I। ठीक है, now tell me what should be the total magnetic flux linked with this whole solenoid। अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है तो ये जब इस टर्म में से जाएगा तो उसके साथ लिंक फ्लक्स कितना होगा? B into A, that is A is the area of this coil, correct है? Again the same field will pass through this second turn, so the same flux will be linked with this turn again, and in the same way here the same flux will be linked with each turn, and hence the total flux linked with this whole solenoid will actually be given by this phi is equal to capital N into mu naught, और चलो phi is actually going to be B into A होता है, तो एक टर्न के साथ लिंक्ड फ्लक्स कितना है? B into A, इतना करेक्ट है, B into A। This is the flux linked with one turn only, but since there are capital N number of turns in this whole solenoid, so the total flux linked with this whole solenoid is going to become N times of BA। Note the difference here, ये जो है ये कैपिटल N है यहाँ पे और यहाँ पे ये स्मॉल n दिख रहा है। समझा डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो तो स्मॉल n पे डिपेंड करता है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्लक्स जो है तो फ्लक्स विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स टोटल प्रेजेंट देयर।
ठीक है, it has nothing to do with the number of turns per unit length. Okay, so number of turns will matter here in the flux, but number of turns per unit length will matter in the magnetic induction. So magnetic induction को निकालने के लिए हमको number of turns per unit length चाहिए, लेकिन फ्लक्स निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे हमको यूज करने पड़ेंगे. चलो, लेकिन ये b का जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या मिलेगा हमको? So phi will actually become equal to mu naught into phi is going to become equal to capital N into what is the value of b here? Already we have got it here, right? So it will be mu naught into N into I, and that is multiplied by area once again. Correct है? So this is the area. चलो ठीक है. If we just solve this further, then we can be able to get this as phi is equal to mu naught into, अच्छा अभी यहाँ पे कैपिटल N भी दिख रहा है और स्मॉल n भी दिख रहा है. What is the relationship between this capital N and small n? So here the number of turns per unit length is small n, right? So small n can be actually written as capital N divided by length L. Correct है? So we can just write this capital N to be simply equal to small n into L. So if we put this value of capital N here, तो यहाँ पे अगर इसको हम रख देंगे तो देखो क्या होगा. So we can be able to get in the next step, that is mu naught into n. n के बदले क्या आने वाला है? Small n into capital L into small n as it is into I as it is into a as it is. करेक्ट है? अभी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो small n into small n will become small n square, and hence we can just be able to get this mu naught into n square into L into a into I. Correct है? And now if we just compare this equation with this one here, which tells us simply that phi is proportional to I, and the constant of proportionality between phi and I is simply L. That is the capital L. That is the self-inductance of that solenoid. So we can just replace here and compare this phi with L into I, so as to get this bracket as L. So we can say that this capital L is actually going to be mu naught n square into L into A. So this is the formula for self inductance of a solenoid. Okay, तो किसी भी solenoid का जो self inductance है वो उसके number of turns per unit length के square पे depend करता है और area पे भी directly depend करता है. Even we can also express this small n in terms of capital N also. If you want to do that, तो यहाँ पे फिर हमको क्या करना पड़ेगा? देखो कि यहाँ पे n को है ना, n को हमको capital N upon small n रखना पड़ेगा. So what this will become here is, so phi can be written to be actually equal to n as it is, mu naught as it is, and n जो है small n उसको हमने replace कर दिया capital N upon L, sorry small l. Okay, because it is the number of turns per unit length. Correct है? And that is multiplied by current I and area A as it is, so that we can in the next step get this as mu naught as it is into n square, okay, upon L into A into current I. Correct है? And now if we just put this whole thing in bracket, तो अगर इसको हमने एक ब्रैकेट में रख डाल दिया तो हमको मिलेगा ये mu naught into n square A upon L, and that is multiplied with current I. And now if we just compare it with this phi is equal to Li, then we can just get L to be simply the constant of proportionality between this phi and I, which is actually going to be mu naught n square A upon L. That is the length of the solenoid. So this is again another formula for finding the self-inductance of a solenoid in this way here. Okay, so this is the whole derivation of 3 marks, which may be asked in exam in this way. And toroid के लिए भी कोई ज्यादा difference नहीं होने वाला है. toroid का भी magnetic induction का formula तो वही है ना. So if formula for magnetic induction is the same, then all these things will become the same only, and hence we can again get the same formula for that toroid also. Only this n, small n, has to be replaced by the capital N upon 2 pi r for the toroid. क्योंकि toroid जो है, toroid का जो length है
तो वो लेंथ एक्चुअली उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर हुआ करता है। उसकी वजह से एक बार अगर तुम उसका सर्कमफ्रेंस यूज करके अगर उसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर निकाल लो, तो ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके हमको उसका सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाएगा आराम से। इसलिए ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रख लो। दिस इज फॉर टोरॉइड एज वेल एज फॉर सोलोनॉइड, बट दिस फॉर्मूला विल ओनली फॉर सोलोनॉइड because L stands for length in case of the solenoid. But if you want to use this formula for toroid, then replace this L by 2 pi r. That is the circumference of that toroid, okay, which acts as a length, right? So this is all about the self inductance of a solenoid and toroid, and simply a coil of 1 turn and also for n turns. Okay, so all these are the formulae which you have to derive. If you have some doubt, then you can just ask. Okay, any doubts? No doubt? Okay, ठीक है, फिर यहाँ पे हम रुकते हैं. Let us continue this topic tomorrow. Thank you all of you.